मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो इसके अंतर्गत आपका पहला टॉपिक है संसर्जक एवं असंसर्जक बल, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। संसर्जक बल क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर संसर्जक बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो जो संसर्जक बल होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, एक ही पदार्थ, जैसे हमने गोंद ले लिया है ना, या कोई भी सामान ले लिया, लकड़ी का, एक लकड़ी का सामान ले लिया, या पानी ले लिया है ना, या फिर दूध ले लिया, या फिर शहद ले लिया। मतलब एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स वर्क करता है, जो उसको आपस में बांधे रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, संसर्जक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, वर्क a force work between molecules of same material like milk and other material, but material are same type of material, and the force work between the molecules of that materials said to be cohesive forces। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो कार्य करने वाला बल होता है उसे हम संसर्जक बल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी के अंदर पानी के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो बल होगा संसर्जक बल होगा। इसी प्रकार शहद अगर लेते हैं तो शहद के मॉलिक्यूल के बीच कार्य करने वाला संसर्जक बल होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है ठोस पदार्थों के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो सॉलिड रूप में होते हैं, उसमें वेरिएशन नहीं होता। द्रव के लिए कम होता है और गैसों के लिए न्यूनतम होता है ना। ठोस तो कांस्टेंट होता है, उसका एक फिक्स शेप होता है, तो इसलिए सबसे अधिक होगा वहाँ पर। द्रव लिक्विड होता है, उसका आकार बदल सकता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्या होगा, कम होगा। और गैस तो अगर छोटे से बर्तन में रखेंगे तो गैस उतना ही बर्तन में आ जाएगा, लेकिन उसको उसी गैस को अगर बड़े बर्तन में रखेंगे तो उसका वॉल्यूम फैल जाएगा, अर्थात उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा न्यूनतम होगा। ठीक है, तो ये होता है संसर्जक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है संसर्जक बल कोहेसिव फोर्सेस कहलाता है। नेक्स्ट है आसंजक बल। जिस तरह से हमने संसर्जक बल लिखा वैसे आसंजक बल। तो आसंजक बल क्या होता है, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है ना। जैसे दो पदार्थ ले लिए, दो अलग अलग पदार्थ, एक ले लिया जैसे हमने कांच को पानी में डुबो दिया है ना, तो कांच और पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, आसंजक बल कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पारा है, पारा को अगर हम थर्मामीटर में रखते हैं, है ना, पारा को अगर हम थर्मामीटर में रखते हैं तो पारा और थर्मामीटर किसका बना होता है, कांच का। तो पारे और कांच के अणु के मध्य लगने वाला जो बल होगा क्या होगा, वो संसर्जक आसंजक बल होगा। तो दो अलग अलग डिफरेंट जो मटेरियल होता है उनके बीच जो जो फोर्स वर्क करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करने वाला जो बल है उसको हम क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, तो आसंजक बल है जो डिफरेंट पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच वर्क करने वाला फोर्स आसंजक बल, एडहेसिव फोर्सेस कहलाता है। पानी को कांच में डुबाने पर कांच और पानी के बीच लगने वाला बल क्या होगा, आसंजक बल होगा। ठीक है, जब आसंजक बल का मान संसर्जक बल के मान से अधिक होता है तो वह द्रव जो है, द्रव ठोस युग्म के लिए, तो द्रव ठोस को भिगो देता है या गीला कर देते हैं, है लिक्विड वेट्स टू द सॉलिड, अर्थात द्रव ठोस में चिपक जाता है ना। जैसे पानी को कांच में रखेंगे तो चिपक जाएगा, है ना, लेकिन अगर पारा को कांच में रखेंगे तो चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। तो उसके लिए क्या होता है, आसंजक बल का मान संसर्जक बल के मान से कम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब आसंजक बल का मान संसर्जक बल के मान से अधिक होता है, एडहेसिव फोर्सेस का मान कोहेसिव फोर्सेस से अधिक होता है, तो वह लिक्विड जो है सॉलिड को वेट कर देता है, गीला कर देता है, भिगो देता है। लेकिन अगर आसंजक बल का मान छोटा है संसर्जक बल से, तो वह क्या करेगा, सॉलिड को गीला नहीं कर पाएगा, नहीं भिगो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पारा कांच को नहीं भिगो पाता या नहीं चिपकता। तेल की बूंदी पानी की सतह पर पतली फिल्म बना लेती है ना। पानी की बूंदे तेल की सतह पर गोलाकार आकृति बना लेती है। स्याही से कागज पर लिख पाते हैं, चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। ये आसंजक बल के कारण होता है। तो जब संसर्जक बल का मान, और दूसरा कंडीशन, जब संसर्जक बल का मान आसंजक बल के मान से अधिक होता है
तो द्रव ठोस को गीला नहीं कर पाता, जैसे पारे की कंडीशन में है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संसर्जक बल का मान अगर आसंजक बल के मान से अधिक है, या हम आसंजक बल का कह सकते हैं आसंजक बल का मान संसर्जक बल के मान से कम है, देन लिक्विड नॉट वेट्स टू द सॉलिड। लिक्विड जो है ठोस को नहीं भिगो पाता। बस इस टॉपिक में इतना ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में सॉलिड जो है लिक्विड जो है सॉलिड को भिगो पाता है, किस कंडीशन में नहीं। तो जब आसंजक बल का मान संसर्जक बल के मान से अधिक है तो लिक्विड सॉलिड को भिगो देगा, और कम है तो नहीं भिगो पाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। तो द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ पर जो द्रव होता है, जो भी लिक्विड होता है ना, वो पृष्ठ जो है हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में सबसे कम क्षेत्रफल लिक्विड की जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, उसमें कम से कम एरिया घेरने का प्रयास करती है। द्रव के इस गुण को हम क्या कहते हैं? द्रव के इस गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये डायग्राम देख रहे हैं हम। इस डायग्राम से देखिए, ये लिक्विड है, लिक्विड का हमने फ्री सरफेस लिया, इस पर एक लाइन ड्रॉ किया, और दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं? ये फोर्स लग रहा है। तो ये इस लाइन के क्या होता है? जो फोर्स है परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। ठीक है। तो द्रव की साम्यावस्था में, तो द्रव जब फ्री होता है, फ्री कंडीशन में होता है, उसकी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो द्रव की साम्यावस्था में क्या होता है? द्रव के पृष्ठ पर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, यहाँ पर हमने एक ये इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसकी दोनों ओर ये जो लाइन शो कर रहा है, ये पर यूनिट लेंथ पर इस पर फोर्स शो कर रहा है। तो ये पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स शो कर रहा है, तो ये पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स वर्क करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लिक्विड का सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो द्रव की साम्यावस्था में द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा ए बी के एक और प्रत्येक अंक लंबाई पर कार्यरत बल को पृष्ठ तनाव बल कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम यहाँ पर इस लाइन की लेंथ एल मान लेते हैं। माना कि इसकी लेंथ एल है, यहाँ पर कार्यरत करने वाला बल एफ है। तो सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स बाई लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा की लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पर टी नोटेशन के रूप में, संकेतक के रूप में, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एल होगा। ये होगा सरफेस टेंशन बल, पृष्ठ तनाव बल। इसका हम मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होगा? यहाँ पर इसका जो मात्रक है फोर्स का न्यूटन होता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा mL0T-2। तो ये है सरफेस टेंशन। इसी से रिलेटेड है अब पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। ये हम देखते हैं सरफेस एनर्जी क्या होता है। ठीक है। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर क्या होता है? द्रव के सभी अणु अंदर की ओर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, अतः द्रव के अंदर स्थित किसी भी अणु को इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके द्रव के पृष्ठ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी कहते हैं। यह द्रव के पृष्ठ को वृद्धि करती है, अतः द्रव के पृष्ठ एरिया, सरफेस एरिया में इंक्रीज कर देती है, वृद्धि कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इस तरह से एक लिक्विड लेते हैं, इस पॉट में एक लिक्विड भरा है, तो यहाँ पर कोई उसका लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इस सरफेस तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कार्य से निकालेंगे, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2TL इंटू एक्स होगा। यहाँ पर 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है, उसका जो लिक्विड है उसका फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस का 2 सरफेस होता है, एक अपर और एक लोअर साइड। ठीक है। जो फ्री सरफेस होता है, इस तरह से यहाँ पर इसका 2 सरफेस होगा, एक ये वाला भाग होगा और एक इसके नीचे वाला भाग। इसलिए हमने यहाँ पर लेंथ को 2L लिया है। तो वर्क इज इक्वल टू टी इंटू 2LX। टी यहाँ पर सरफेस टेंशन है, तो 2LX इज इक्वल टू ए, फिल्म के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TA, या सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू W बाई A। तो यहाँ पर W जो है सरफेस एनर्जी है, पृष्ठ ऊर्जा, और A उसका क्षेत्रफल है।
अतः पृष्ठ तनाव बल प्रति इकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ ऊर्जा के बराबर होता है। यदि हम A=1 लेते हैं अर्थात सरफेस एरिया यूनिटी लेते हैं तो T=W हो जाएगा, अर्थात सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के इक्वल होगा यदि जिस एरिया पर वर्क करता है उसका एरिया यूनिटी हो। इसका यूनिट होगा आपका, इसका यूनिट होगा अर्ग CGS सिस्टम में अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और M के सिस्टम में हो जाएगा जूल पर मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा M इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ML0T-2 होगा। ठीक है, तो ये सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है। इसके बाद होता है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या होता है, ये जो जैसे ये फ्री सरफेस है, द्रव के फ्री सरफेस पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हम लाइन ड्रॉ किया तो द्रव के फ्री सरफेस और जिस पॉइंट पर ये द्रव को कांटेक्ट कर, द्रव जो है सॉलिड को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो द्रव की फ्री सरफेस पर अगर हम इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर सॉलिड के साथ जो एंगल बनता है ना, ये कॉन्वेक्स की कंडीशन में है, और कॉन्केव की कंडीशन में ये कॉन्केव है, और ये कॉन्वेक्स की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस पर ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड और जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण कहते हैं। ठीक है, इसका जो मान है ये द्रव और सॉलिड के पेयर पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर न्यून कोण है और यहाँ पर अधिक कोण है, तो ये सॉलिड और लिक्विड के पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसका मान संसर्जक एवं असंसर्जक बल के मान पर निर्भर करता है या लिक्विड और सॉलिड पेयर पर डिपेंड करता है। यदि संसर्जक बल का मान असंसर्जक बल के मान से अधिक है तो संपर्क कोण का मान 90 डिग्री एक्विट एंगल होगा से कम होता है तथा द्रव ठोस को भिगो देती है, तथा यदि असंसर्जक बल का मान संसर्जक बल के मान से कम होता है तो स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री एक्यूट एंगल से अधिक होता है तो द्रव ठोस को गीला नहीं कर पाता। विभिन्न ठोस द्रव युग्म के लिए, है ना, जैसे मैं बताया कि डिफरेंट लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए इसका संपर्क कोण का मान अलग अलग होता है। इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बदलता है। अगर प्योर वाटर लेंगे, शुद्ध पानी और स्वच्छ साफ कांच के लिए इसका मान 0 होता है। साधारण पानी और साफ कांच के लिए मान 8 डिग्री होता है। पानी और चांदी युग्म के लिए इसका मान 90 डिग्री होता है। पारा और कांच के लिए इसका मान 139 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसको इस पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर देखते हैं। तो ठोस द्रव युग्म की प्रकृति पर निर्भर करता है, मैंने बताया पहले ही कि ठोस द्रव के पेयर पर डिपेंड करता है। संपर्क पृष्ठों की स्वच्छता पर साफ करता है, क्लीनिनेस पर डिपेंड करता है, क्लीन है कि नहीं, है ना। मुक्त पृष्ठ के ऊपर उपस्थित माध्यम पर डिपेंड करता है, मुक्त पृष्ठ के ऊपर उपस्थित माध्यम पर, और द्रव के तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है स्पर्श कोण किन किन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर अतिरिक्त हम प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर अतिरिक्त दाब का कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए हम एक लिक्विड ड्रॉप लेते हैं। यहाँ पर एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी इनिशियल रेडियस r है। ठीक है, जब इसके अंदर प्रेशर पड़ता है तो इसकी त्रिज्या r से बढ़ करके, सपोज इसकी रेडियस में अगर वृद्धि डेल r है तो इसकी रेडियस बढ़ करके कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r प्लस क्या हो जाएगा, r प्लस डेल r हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम दाब जो मानेंगे, दाब आधिक्य, प्रेशर एक्सेस कैपिटल P, इसके कारण इसकी त्रिज्या r से बढ़ करके r प्लस डेल r हो जाता है। तो द्रव की, हम जानते हैं कि द्रव की बूंदें जो होती है कैसी होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, और इसका बाह्य सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। तो इसके अंदर जो सरफेस टेंशन लगेगा इसके कारण ही इसकी वृद्धि होती है। तो माना कि द्रव बूंद की त्रिज्या r तथा इसके अंदर दाब आधिक्य P है, तो इस दाब के कारण बूंद के अंदर बल लगता है ना। इसके अंदर मान लो प्रेशर P है, तो P के कारण इसकी त्रिज्या जो r से बढ़ करके r प्लस डेल r हो जाती है। तो यहाँ पर सरफेस पृष्ठ पर लिक्विड के पृष्ठ में वृद्धि करने में किया गया कार्य जो होगा W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बल गुणित विस्थापन, तो बल को यहाँ पर हम प्रेशर P के टर्म्स में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एक्सेस P लिए है।
तो बल बराबर होगा दाब गुना क्षेत्रफल, तो दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर P है तो P हो जाएगा, और एरिया इसकी इनिशियल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा डेल आर। तो यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा P 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। तो द्रव बिंदु के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगा अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंतिम क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर प्लस डेल आर होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो हमको ये मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल आर प्लस 4 पाई डेल आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग हमको मिलेगा 8 पाई आर डेल आर। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि या पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि होगा क्या होगा, पृष्ठ तनाव बल होगा, पृष्ठ तनाव बल इंटू क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बल और हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, तो T इंटू 8 पाई आर हो जाएगा। तो पृष्ठ ऊर्जा में यह वृद्धि द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के कारण होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला इक्वेशन हमको मिला है ये जो है ना, और अभी जो मिला ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर इक्वल T इंटू 8 पाई आर डेल आर, तो P इक्वल टू 2 T बाई आर हो जाएगा। अतः द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब बूंद की त्रिज्या, ठीक है, अतः द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब द्रव बूंद की त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये है द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब। ठीक है, सेम देखते हैं हम द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब। सिर्फ इसमें चेंजेस केवल इतना है कि इसमें 2 सरफेस लेंगे। ठीक है, लिक्विड के अंदर केवल एक फ्री सरफेस होता है, लेकिन जो लिक्विड द्रव बूंद के अंदर जो है एक फ्री सरफेस होगा, और लिक्विड जो ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर 2 सरफेसेस होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 8 पाई आर आया। ठीक है, तो ये जो आपको निकला है द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब, तो द्रव बूंद के अंदर एक लिक्विड ड्रॉप है तो उसमें केवल फ्री सरफेस रहेगा। लेकिन अगर हम बबल लेते हैं, लिक्विड बबल लेते हैं, तो उसमें 2 फ्री सरफेस होता है। तो कैलकुलेशन सेम है, तो इसके लिए भी सेम एज्यूम करेंगे। माना कि बुलबुले के अंदर दाब P के कारण इसकी त्रिज्या R से बढ़ करके R प्लस डेल आर हो जाती है, अतः दाब अधिक के W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले को अगेन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन हम यूज़ करेंगे उसी फार्मूले को, तो हमको मिलेगा यहाँ पर वर्क P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि मैंने बताया पर जो बुलबुला है उसका 2 फ्री सरफेस, एक अंदर एक बाहर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 4 पाई आर प्लस डेल आर होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो 16 पाई आर प्लस डेल आर हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि T इंटू 16 पाई आर डेल आर। तो पृष्ठ ऊर्जा में यह वृद्धि बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य के कारण होता है, अतः P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर इंटू T इंटू 16 पाई आर डेल आर। सॉल्व करेंगे तो हमको उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर, द्रव के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर P मिलेगा ये 4T बाई आर होगा। ठीक है, तो ये हमको 4T बाई आर मिलेगा। तो यहाँ पर भी प्रेशर जो है, कोई भी द्रव जो बुलबुला है, जैसे सोप बबल हो गया, तो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होगा P इज इक्वल टू 4T बाई आर। ये लिक्विड ड्रॉप से क्या होता है 2 टाइम्स होता है, उसमें 2T बाई आर आया था लिक्विड ड्रॉप में, और लिक्विड बबल में 4T बाई आर। तो लिक्विड बबल में ज़्यादा प्रेशर लगता है लिक्विड ड्रॉप की अपेक्षा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।